चलिए, चैप्टर नंबर 1 के बाद अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज, प्लानिंग में दो चीजें होती है। पहले हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद हम प्लान बनाते हैं। स्ट्रेटेजी ब्रॉड गाइडलाइंस है, 4-5 पेज में हम बताते हैं कि ऑडिट में हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, कैसे ऑडिट करना चाहते हैं, इसके ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं। उसके बाद हर एरिया के डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के हम ऑडिट कैसे करेंगे, उसको हम ऑडिट प्लान बोलते हैं। अब सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमने कौन सी चीजों के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। राजस्थान का स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का स्ट्रैटेजी अच्छा है। आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेस, कितने लोग लगेंगे, कैसे लोग लगेंगे, कितने समय के लगेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्कोप, कवरेज, हम लोग पूरे ग्रुप को कवर करेंगे, हम कंपनी कवर करेंगे, पूरे ब्रांचेस कवर करेंगे, उसके कितने बिजनेस सेगमेंट्स कवर करेंगे, कौन सी चीजें पिछले साल पे भरोसा कर लेंगे, कौन सी चीजें इस साल चेक करेंगे, क्या कवर करेंगे और कैसे कवर करेंगे, दैट इज स्कोप। फिर कितनी रिपोर्ट्स बनानी है, कब कब रिपोर्ट देनी है, कौन से लोगों से कम्युनिकेशन करना है, कब कब कम्युनिकेशन करना है, इसकी स्ट्रैटेजी हमको फिर लिख के रखनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, असाइनमेंट लेते वक्त हमने कोर ऑडिट प्रोसेस में, असाइनमेंट लेते वक्त हम बहुत सारी बातें इवैल्यूएट करते हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती, हो सकता है कुछ निकल कर आई, जैसे लीगल हेड भरोसेमंद नहीं है, तो हम लिखेंगे कि लीगल हेड पे भरोसा डायरेक्टली मत करो, उसकी सभी बातों को पहले कंफर्म करो। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से दूसरे एंगेजमेंट जो हमने इनके साथ पहले परफॉर्म किए, उससे हमने क्या सीखा, जो हमने सीखा उसको ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी को बनाएं। फिर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, ऑडिट में हम मटेरिटी लेवल कितना रख रहे हैं, ऑडिट रिस्क हम 1% रखना चाहते हैं, 3%, 5%, मटेरिटी लेवल कितना रखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके ऊपर पूरा ऑडिट, इस पे पूरे ऑडिट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, वो भी आप तय करिए। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अब सबके एग्जाम्पल है, रिसोर्सेस में आप तय करिए कितने लोग चाहिए, वो कितने सीनियर्स होने चाहिए, कितने एक्सपर्ट होने चाहिए, और उनको अलोकेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए सब करते वक्त कि भाई जो बहुत ही रिस्की एरियाज है, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है, वहां पे एक्सपीरियंस टीम को लगा। फिर बजट भी तय करना पड़ेगा कि भाई टाइम बजट, ठीक है, कि भाई एक बंदा एक एरिया में या फिर एक टीम एक एरिया में कितना समय बिताएगी, और ध्यान रखना वापस रिस्क और कॉम्प्लेक्स एरिया में ज्यादा समय आप दीजिए। स्कोप, हम क्या कवर करना चाहते हैं, कौन से पार्ट्स कवर करना चाहते हैं और कैसे हम लोग करना चाहते हैं। तो इसमें हमको तय करना पड़ेगा कि हम कितनी सब्सिडरीज, कंपनी के अंदर कितनी ब्रांचेस, लोकेशंस हम कवर करना चाहते हैं। हर लोकेशन के ऊपर अलग अलग बिजनेस होते हैं, कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हम कवर करेंगे, कैसे हम लोग ऑडिट करना चाहते हैं, क्या हम पुराने एविडेंसेस का यूज करना चाहते हैं कि इस बार पूरा फ्रेश ऑडिट करना चाहते हैं, ये बातें हमको तय करनी चाहिए। रिपोर्टिंग में मैंने आपको बोला कि आप कितनी रिपोर्ट्स आप देने वाले हो और उसका टाइम टेबल क्या होगा, कब कब इंटरिम साल के बीच में भी रिपोर्ट दोगे, फाइनल भी रिपोर्ट दोगे, उसका टाइम टेबल भी आप बना लीजिए रिपोर्टिंग को लेकर। अब कम्युनिकेशन को लेकर मैं बात करता हूं। कम्युनिकेशन को लेकर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आप टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से कब पहली मीटिंग करोगे, इनिशियल मीटिंग कब करोगे, जहां पे आप उनसे डिस्कस करोगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर यू आर गोइंग टू परफॉर्म। रफली आप डिस्कस करिए कि भाई हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, आपके कुछ इनपुट होंगे तो बता दो। तो इनिशियल ऑडिट प्रोसेस को लेकर मीटिंग कब होगी, किसके साथ होगी। फिर जो स्टेटस ऑफ द वर्क है वो हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कितना प्रोग्रेस चल रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या क्या बातें निकल कर आ रही है, वो कम्युनिकेशन कब होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा। फिर रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने से पहले हम लोग फिर टीसीडब्ल्यूजी से मिलकर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये देखो ये मुद्दे आ रहे हैं, ऐसे से हम बताने वाले हैं, वो मीटिंग्स क्या हो, कब होगी। तो आपको रिपोर्टिंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन में इनिशियल मीटिंग, फिर स्टेटस वाली मीटिंग और रिपोर्ट वाली मीटिंग्स कब होंगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, वो आपको स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, जब हम एंटिटी की इनिशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसमें से अगर कुछ निकल कर आता है तो हमने वो कंसिडर करना चाहिए, जैसे उससे क्या निकल कर आएगा, और सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, ये दोनों को क्लब किया है। जैसे आपका पुराना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के साथ, इस कंपनी के साथ में आपको कितनी रिस्क लग रही है, मोटा मोटी रफली अभी अंदर घुसने के पहले कितनी रिस्क लग रही है, उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी को उस तरीके से बदलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इनकी इंटरनल कंट्रोल्स पुराने एक्सपीरियंस से कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, रिस्क कितनी हो सकती है, कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, और वॉल्यूम आपको क्या लगता है कितना रहेगा। ये तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ओवरऑल
अब रिसोर्सेस की ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको आपको देखनी पड़ेगी। पहले आपको तय करना है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, कितने लोग होंगे, क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या उनका टाइम बजट रहेगा। पहले ये तय करिए ओवरऑल ऑडिट के लिए, फॉर हर एक्टिविटी के लिए उसका अलोकेशन इंटरनली। इन्वेंट्री काउंटिंग में कौन जाएगा, कितना समय बिताएगा, रिव्यू वाला काम कौन करेगा, कितना समय बिताएगा, हाई रिस्क वाले एरिया में कौन जाएगा। ठीक है, पहले आप लोगों को तय करिए, फिर उसके बाद में आप उनका अलोकेशन भी, एरिया वाइज अलोकेशन भी करिए। एक्सपीरियंस टीम को रिस्की कॉम्प्लेक्स एरिया में लगाइए, कितने लोग होंगे उनका अलोकेशन भी होगा, एरिया वाइज अलोकेशन होगा, एक्टिविटी वाइज भी आपको अलोकेशन करना चाहिए। फिर आप लोग हो गए, अलोकेशन हो गया, अब टाइमिंग, कब कब कितने रिसोर्सेस लगेंगे, साल के बीच में इंटरिम पीरियड में कितने लगेंगे, साल के एंड में कितने लगेंगे, कट ऑफ द 31 मार्च के पास कितने लगेंगे। रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, ये रिसोर्सेस की जो टीम होगी, किसका क्या, कौन लीड रहेगा, उसके नीचे पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर आप बनाइए कि भाई हेड कौन है, उसके नीचे कितने लोग हैं, उसके नीचे कितने लोग हैं, हायरार्की आपको सेट करनी पड़ेगी। फिर डायरेक्शन कौन दे, गाइड कौन करेगा, सुपरविजन कौन करेगा, रेगुलर रिव्यू कौन करेगा, मैनेजर रिव्यू कौन करेगा, पार्टनर रिव्यू कौन करेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कोई नॉन टीम मेंबर हमको चाहिए क्या रिव्यू करने के लिए, वो भी देखिए। ऑडिट प्लान तीन तरह के बनते हैं। पहला बनता है रिस्क असेसमेंट का ऑडिट प्लान, जहां पे हम जानकारी इकट्ठा करके ये पता लगाते हैं रिस्की एरियाज कौन से हैं। फिर अगला प्लान बनता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्टिंग कितनी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जरूरत महसूस होती है तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे हो सकता है कि गोइंग कंसर्न के लिए आपको बनाना पड़े, या फिर आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए बनाना पड़े। जनरली पहले फर्दर ऑडिट, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है, उसके बाद में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनता है। रिस्क असेसमेंट की जो प्रोसीजर होती है उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाते हैं। रिस्क असेसमेंट अर्ली स्टेज पे होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो उसके बाद होता है। ऑफ कोर्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो सकता है कुछ एरिया की हम पहले कर ले, कुछ एरिया की बाद में करें, या पूरे एरियाज की साइमल्टेनियसली करें। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैन हैपन कहीं पे पहले, कहीं पे बाद में, या फिर साइमल्टेनियसली, श्रद्धा अनुसार। अगर हम बात करते रिलेशन की, कि भाई इनका आपस में रिलेशन क्या है स्ट्रेटेजी और प्लान का, दे आर जनरली, हम पहले पूरी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग प्लान बनाते हैं ताकि हम इफिशिएंट इफेक्टिवली ऑडिट कर सके। ये जरूरी नहीं कि इट इज वन टाइम एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूअसली हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, हम चीजों को अपडेट करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी को बदलते रहते हैं, प्लानिंग को बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वापस, जनरली पहले स्ट्रैटेजी बनती है फिर प्लान, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में बात चले। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको शक होता है कि यार यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, हम पहले प्लान बदलते हैं कि भाई थोड़ा और तहकीकात कर लेते, इन डेप्थ जाते, सही में फ्रॉड हो रहा है कंफर्म करते, उसके बाद स्ट्रैटेजी को चेंज करते। जनरली स्ट्रेटेजी एंड देन प्लान, बट रिवर्स भी हो सकता है कि पहले प्लान बदला, एग्जीक्यूट किया, फिर स्ट्रेटेजी बनाई। बट वॉट एवर, दे आर क्लोजली इंटररिलेटेड टू ईच अदर, एक का इफेक्ट दूसरे पे होता ही है। आपको डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, इसका प्लान आपको करना जरूरी है, डीएसआर का प्लान करना जरूरी है। डीएसआर का प्लान डिपेंड करता है कुछ बातों पे, कैट्स, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी डीएसआर ज्यादा, एरिया ऑफ ऑडिट, एरिया ऑफ ऑडिट में जितने ज्यादा चेंजेस होंगे उसकी, ठीक है, जितने ज्यादा चेंजेस होंगे, जितना ज्यादा बड़ा वो एरिया होगा, जितने उसके अमेंडमेंट्स होंगे, लॉज होंगे, उतनी उसका डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। रिस्क जहां पे ज्यादा होगी डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। टीम का कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस अगर इतना नहीं है तो डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, एंटिटी अगर बड़ी है तो डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। कॉमन सेंस, एकदम सिंपल, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन इश्यूज हुए हैं, प्रोडक्शन इश्यूज है तो उसका इम्पैक्ट, प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट, खराब, डिफेक्टिव हो सकती है, ऑब्सोलीट हो जाएगी। डीएसआर में हमने सीनियर बंदे को इन्वॉल्व करना चाहिए, और डिपेंड करेगा टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है। डीएसआर एक सिंपल सा एग्जांपल है, सारे पॉइंट एक में एक से कनेक्टेड है, दे आर नॉट सेपरेट पॉइंट्स। चेंजेस टू प्लान डिसीजन, ऑफ कोर्स इट्स वेरी मच पॉसिबल कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है और जो प्लान में उसको बदलना पड़े। चेंजेस इन कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, कंपनी के अंदर ही कंडीशन हो सकता, बदल सकते हो, रिसेशन, बूम आ गया है, कंपनी की हालत खराब हो गई है, हम बैंक्रप्सी पे आ गए, ऐसा हो सकता है, स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, वॉर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, ऑडिट प्रोसीजर्स, अरे इतनी अंदर अंदर की फ्रॉड्स मिल रहे हैं, इतने अंदर अंदर की गलतियां मिल रही है,
ओवरऑल कंडीशंस चेंज हो गई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अंदर बाहर हो गए हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस वजह से अगर कहीं पर भी ऐसा होता है इसके हमको रिस्क बढ़ाना पड़ रहा है तो फिर हमको फर्दर ऑडिट प्रोसेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में आपको दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एडिशनल प्लानिंग तो करनी पड़ती है लेकिन ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहले असाइनमेंट को बहुत सोच समझ के ज्यादा दिमाग लगा के हमको सोचना पड़ेगा एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर रेगुलरली हम लोग असाइनमेंट ले या ना ले, इसके अंदर अगर हम लोग 10 के एफर्ट डालते तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में जब हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले साल हमने ऑडिट नहीं किया था, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पुराने बंदे से बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान और चेंजेस। स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, फिर प्लान को करना पड़ेगा और चेंजेस को। स्ट्रेटेजी में बात करें, स्ट्रेटेजी मतलब हमारी टीम बैठी, हमने की इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बड़ी टीम लेके जाएंगे, छोटी टीम लेके जाएंगे, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, मैनुअल करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं, ओवरऑल ऑडिट कैसे परफॉर्म करेंगे और सिग्निफिकेंट मैटर से कैसे डील करेंगे, ठीक है, उसको हमको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उसकी हम समरी बना सकते हैं, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। ठीक है, जब हम ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, इट इज अ समरी ऑफ द ऑडिट स्ट्रैटेजी। मेमोरेंडम बन सकता है 1 पेज का। फिर हम लोग बात करेंगे भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान, अदर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान। ये एक एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम के फॉर्म में हो सकता है, चेकलिस्ट के फॉर्म में हो सकता है और उसको टेलर कर सकते हैं हमारे जरूरतों के हिसाब से। जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे वो रिकॉर्ड करने होंगे कि ये चेंजेस क्यों हुए चेंजेस, क्या है चेंजेस, फाइनल उसका चेंज होने के बाद क्या है और हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, रिस्पॉन्ड किया। एग्जाम्पल बताइए कि प्लानिंग से लेकर कौन से डॉक्यूमेंट्स को जनरली हम लोग सेव कर रखते हैं। पुरानी पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमको देना है प्लानिंग करते तक, हम पुरानी ऑडिट रिपोर्ट्स को हमेशा ख्याल रखते हैं। तो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट्स, पुरानी दूसरी रिपोर्ट्स जो हमको और देनी है एज पर एंगेजमेंट लेटर, फिर जो भी कम्युनिकेशंस और अग्रीमेंट हुए क्लाइंट के साथ में असाइनमेंट लेते वक्त, वो ये सारी चीजें प्लानिंग पर इन्फ्लुएंस करते हैं। पुरानी ऑडिट रिपोर्ट्स, पुराने अदर रिपोर्ट्स, अदर कम्युनिकेशंस एंड अग्रीमेंट, आपके जितने भी इसके बाद चर्चाएं हुई है, ठीक है, आपस में ये सब मिल आपस में चर्चाएं हुई है वो, फिर एक्सेस लेटर्स, सब प्लानिंग होने के बाद में एक्सेस लेटर्स होते हैं। भाई अगर हमारी टीम को जाना है और पूरे प्रीमाइसेस को एक्सेस करना है, एक्सेस लेटर्स, परमिशंस लगेगी। अदर सर्विसेज देनी तो ऑडिट कमेटी का प्री अप्रूवल लगेगा। ये सारे जनरली ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्लानिंग स्टेज में हमको हमको मिलते हैं और हम इसको डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। फिर ऐसे 320 की बात करते हैं हम लोग, मटेरियलिटी की बात करते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट चीज है यार। बैलेंस शीट हमको बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन, पी हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमको सभी मटेरियल चीजों की अकाउंटिंग, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका प्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्लोजर हमको सही रखना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल चीजों का। और मटेरियल में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली जिस चीज का अमाउंट बड़ा होता है वो चीज मटेरियल हो जाती है, लेकिन नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो बहुत रिस्की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम मटेरियल आइटम डिक्लेयर कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी मटेरियल होगी इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जनरली बताता है। जैसे हमारे शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच इज हायर। अगर कोई खर्चा इसके ऊपर जाता है, ये लिमिट के ऊपर, तो उसका हमको अदर एक्सपेंस में नहीं, हमको शेड्यूल में उसका नाम लिखकर बताना पड़ता है खर्चा किस चीज के लिए। शेयर होल्डिंग 5% के ऊपर जाती है तो नोट्स अकाउंट्स में डिटेल देने पड़ते। तो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन बताते रहते, हिंट देते रहते हैं कि कितनी चीज मटेरियल मानी जाएगी। शॉर्ट नोट ऑन मटेरियलिटी की अगर हम लोग बात करें, ऐसे 200 के अंदर बोला हुआ है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स जो होते हैं बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेट, जनरली यहाँ पे दिया होता है कि मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है। अगर वहां पे दिया है तो वही फॉलो करो, अगर वहां नहीं दिया है तो फिर आप ऐसे 200 के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है मटेरियलिटी की वो आप फॉलो करें। डेफिनेशन वो बोलता है, ऐसे 200 बोलता है कि भाई देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जनरली इस तरीके से डिफाइन करते हैं और हम भी वही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। मटेरियलिटी हमको हमेशा मिसस्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर जगह बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा मिसस्टेटमेंट के साथ जोड़कर उसको दिखाता है। मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशन को हम लोग मटेरियल बोलेंगे अगर उससे यूजर, ठीक है, अगर यूजर का इकोनॉमिक, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इकोनॉमिक डिसीजन अगर बदल जाते, कोई ऐसी गलती जिससे लोगों के डिसीजन बदल जा रहे हैं, ओपिनियन बदल जा रहे हैं,
तो उस चीज को हम मटेरियल मिसट्रीटमेंट बोलते हैं। ऑडिट प्रोसेस में मटेरियलिटी का भरपूर यूज है। प्लानिंग में प्लान करते वक्त मटेरियल पे ध्यान दो, ऑडिट परफॉर्म करते वक्त, गलतियों को इवेल्युएट करते वक्त, ठीक है, ओपिनियन बनाते वक्त, हर जगह पे उसका यूज है। मटेरियलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं होती, क्वांटिटी के साइज साइज होता है, नेचर ऑफ द आइटम कैसा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्या चीजें, और यूजर क्या चाहते हैं। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम यूजर की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल यूजर नहीं, एज अ ग्रुप, हमारे जो यूजर एज अ ग्रुप है, पूरे शेयर होल्डर्स का ग्रुप क्या चाहता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। वी डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल यूजर्स बट एज अ ग्रुप। वो भी जब मैं ग्रुप की बात करता हूं तो वो ग्रुप जो बहुत नॉलेजेबल है, जो बिजनेस को समझता है, who understand economic activities, who understand industry, business, who understand कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग जजमेंट्स यूज करते हैं, एस्टिमेट्स यूज करते हैं, जिसको इतना नॉलेज है, ऐसे यूजर्स को हम ध्यान में, पढ़े लिखों को ध्यान में रख के हम लोग चलते हैं। नॉलेजेबल ग्रुप जो है वो क्या चाहता है, उस पर हमारा फोकस है। जिसको ये समझता है कि अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स, जजमेंट, जिसके पास धंधे का, अकाउंटिंग का नॉलेज हो पहले तो, ये समझता है कि बहुत सारी चीजें जजमेंट के ऊपर बेस्ड, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है, और वो इसके बेस पे इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है, जैसे बैंक्स है, जैसे शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स है, फंड मैनेजर्स है। ये वो लोग होंगे जिनको ध्यान में रख के हम लोग मटेरियलिटी को तय करते हैं। मटेरियलिटी को कंप्यूट करने का तरीका कैसे होता है, बहुत सिंपल। मटेरियलिटी बेंचमार्क इनटू परसेंटेज, बेस लीजिए और उस पर परसेंटेज लगाइए, ठीक है। अब ये बेंचमार्क मतलब बेस, जैसे प्रॉफिट का 5%, आपके एसेट का 1%, टर्नओवर का ½ %, इस तरीके से मटेरियलिटी को निकाला जाता है। अब ये बेंचमार्क मतलब बेस। मेरे एग्जांपल में प्रॉफिट बेस था, टर्नओवर आपका बेस था, प्रॉफिट वाज द बेस, टर्नओवर आपका बेस था, टोटल एसेट आपका बेस था। कैसे हम लोग बेंचमार्क को तय करेंगे? आइटम्स इन ओवन को देखिए, आई स्टैंड फॉर अटेंशन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लोगों का ध्यान किस तरफ है, जो नॉलेजेबल यूजर्स है उनका ध्यान किस तरफ है। अगर वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे बहुत ध्यान दे रहे तो आ, आप उसकी मटेरियलिटी केयरफुली आप तय करिए। लोगों का जिन जिन चीजों पे ध्यान है उनको हम मटेरियल आइटम्स मानेंगे। जिस चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकते हैं, इट कैन बी एक नया बिजनेस खरीदा वो हो सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है, सीएसआर हो सकता है। कौन से आइटम पे बहुत ध्यान है, ठीक है, कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए बेंचमार्क सिलेक्ट करते वक्त। अगर उनका प्रॉफिट पे बहुत ध्यान है तो उसके हिसाब से चीजें बदलेगी, एसेट पे बहुत ध्यान है तो उसके हिसाब से चीजें बदलेगी। आइटम्स, ओनरशिप, ओनर्स क्या चाहते हैं? ओनर्स प्रॉफिट चाहते हैं, नेट एसेट्स चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है ओनर्स के साथ, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेट फंडिंग ज्यादा हुई तो नेट एसेट्स पे ध्यान देंगे, इक्विटी वाले प्रॉफिट्स पे ध्यान देंगे। भी जो भी हो, वोलेटाइल नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, नहीं तो मटेरियल लेवल बहुत बदलेगा, पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता है, क्लाइंट पे इफेक्ट पड़ता है। जो भी आपका बेस है, इट शुड बी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ एंटिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो प्रॉफिट्स, अगर गवर्नमेंट एंटिटीज है तो टर्नओवर, अगर एनजीओज है तो एसेट्स। नेचर ऑफ एंटिटी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, रिसेशन में लोग कैश फ्लो पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के कोई स्पेशल डिस्क्लोजर्स है, कोई स्पेशल रेगुलेशंस है, अगर है तो उस चीज उसको ध्यान में रख के मटेरियलिटी हमको तय करनी पड़ेगी। लाइफ साइकिल, इनिशियल स्टेज में लोग टर्नओवर पे ध्यान देते हैं, फिर प्रॉफिट पे। जब आपको बेंचमार्क सिलेक्ट करना है और मटेरियलिटी तय करनी है, बेंचमार्क और मटेरियलिटी तय करनी है, तो लोगों का ध्यान किस चीज पे है, ओनरशिप, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, वोलेटिलिटी, एलिमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी के बाद में फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री और उसका लाइफ साइकिल। जैसे बेंचमार्क, अर्निंग बेस, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट, सब पूरे चार ये सभी फैक्टर्स अगर प्रॉफिट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो नॉर्मलाइज, एवरेज प्रॉफिट्स, ईबीआईटी, ईबीडिटा, ग्रॉस प्रॉफिट, इन सबको आप बेस बना सकते हो। अगर कितना काम चल रहा है, एक्टिविटी बेस, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस को बेस बना सकते हो। अगर कितना पैसा लगाया है, इक्विटी, टोटल एसेट्स को आप बेस बना सकते हो। जो भी आपका बेस बनाए, ठीक है, बेस बने, जो भी आपने प्रॉफिट्स को बनाया, आपके टर्नओवर को बनाया, आपने अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजों को बेस और बेंचमार्क बना सकते हैं। ऊपर के फैक्टर्स को पढ़कर, समझकर, ध्यान से बैठकर डिस्कशन करके करना पड़ेगा।
अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट, देखिए जो पुराना आपका जो डेटा है, आपको अगर ये बेंचमार्क चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये डेटा? अभी करंट ईयर तो खत्म नहीं हुआ है, हमको कभी प्रायर पीरियड आइटम लेना पड़ता है, कभी हमको बजट और करंट ईयर बजट फोरकास्ट यूज करने पड़ते हैं, या फिर अभी तक का, इस दिन तक का कितना प्रॉफिट है, इस दिन तक का कितना रेवेन्यू है, वो हमको देखना पड़ता है। हम इसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल रहा है उससे एडजस्ट करते, भाई इस साल 20% चीज ज्यादा होगी, +20 करो। इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उससे छोटा इंडस्ट्री, कंपनी के सर्कमस्टांसेस, इसको ध्यान में रख के उसको एडजस्ट किया था, +-20, 10, 15, 20% उसको एडजस्ट करते। एक्सेप्शनल आइटम्स को निकालते, टाइम के लिए एडजस्ट करते, अगर वो 9 महीने के प्रॉफिट तो 12 महीने के कितने होंगे? ठीक है। अगर एक्सेप्शनल बहुत इंक्रीज डिक्रीज तो हम एवरेज को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। जो डेटा यूज कर रहे हैं बेस के लिए उसको एडजस्ट करना, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। परसेंटेज तय करते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है। जनरली इनवर्स रिलेशन है बेस और परसेंटेज में, जहां पे बेस बढ़ता है हम परसेंटेज को कम करते हैं, वाइस वर्सा। जैसे प्रॉफिट एक छोटा बेस है तो 5%, परसेंटेज को हमने बढ़ा दिया। टोटल रेवेन्यू हमेशा बड़ा होता है तो 1%, परसेंटेज को हमने कम कर दिया। इनवर्स रिलेशन होता है बेस के साथ में, बेंचमार्क के साथ में। जनरली एक बार मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड टीबीडी लेवल, जनरली एक बार जब हम मटेरियलिटी को तय करते हैं, सेम मटेरियलिटी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ही होती है, उसी चीज को हम लोग एरिया में भी यूज करते हैं। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अगर जरूरत पड़ी तो लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी तय, एरिया वाइज मटेरियलिटी, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर वाइज मटेरियलिटी को तय किया जाता है। जैसे अगर हमने 10 करोड़ तय कर लिया ओवरऑल मटेरियलिटी, लगेगा तो कहीं कहीं पे हम 6 करोड़ तय कर लेंगे, विल फिक्स 6 करोड़। जनरली कब होता है? जब लॉ रूल्स रेगुलेशन कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर बोले, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर है, सीएसआर का डिस्क्लोजर है, मैनेजर रेम्युनरेशन का डिस्क्लोजर है, वहां पे इंडस्ट्री वाइज कोई इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है। कुछ लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस बताओ, कुछ बोलते हैं लिक्विड एसेट्स बताओ, तो वहां पे लोगों का और ध्यान होता है तो वहां पे कम कर सकते हैं। कोई एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब पार्ट ऑफ द बिजनेस, कुछ हमने खरीदा, कुछ हमने बेचा, कुछ नया किया जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है, तो उस एरिया की मटेरियलिटी हम लोअर रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू के भी हमसे डिस्कस, हमने पूछना चाहिए उनके व्यूज क्या है, यूजर क्या सोचते हैं, उनको पता होता है, वो आपने देखना चाहिए। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए मटेरियलिटी लेवल को मटेरियलिटी लेवल और मिसस्टेटमेंट का कनेक्शन है। हम लोग हमेशा मिसस्टेटमेंट को मेजर करते रहते हैं मटेरियलिटी से, अरे तू मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंपेयर करते हैं। मटेरियलिटी लेवल मटेरियलिटी लेवल वो एक चीज है जिसकी मदद से हम मिसस्टेटमेंट को मेजर करते हैं कि तू मटेरियल है कि नहीं। अब ध्यान सुनिए, बहुत सिंपल है। ऑडिट फुल प्रूफ नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो हम जानते हैं कि कुछ कुछ जो गलतियां है वो अनडिटेक्टेड रह जाएगी, हमारे पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से दे विल रिमेन अनडिटेक्टेड। वो अनडिटेक्टेड रहने वाले हैं। ठीक है। सपोज हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, उससे हमको पता चलता है कि यार 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ की जो गलतियां है, 3 करोड़ की गलतियां हमारी अनडिटेक्टेड रह जाती है, ऐसा हमको पता चला। तो एक काम करो, मटेरियलिटी लेवल में से उतना पोर्शन अलोकेट कर दो, उसको हेयर कट बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड हेयर कट। आप हेयर कट कर दो और उतना पोर्शन अलोकेट कर दो अनडिटेक्टेड, कि भाई ये कुछ गलतियां होती है जो हमको पता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से कि भाई ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब जो बचा हुआ पोर्शन, बचा हुए जो मिसस्टेटमेंट है जो डिटेक्ट होते हैं, उसमें से जो मैनेजमेंट करेक्ट कर ले उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, हमको अनकरेक्टेड जो मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, करेक्ट। जैसे अगर टोटल मटेरियलिटी 10 करोड़ है, इफ इट इज 10 CR, 10 करोड़ का है, 3 करोड़ की लिमिट तो हमने अनडिटेक्टेड के लिए छोड़ दी, अनकरेक्टेड के लिए कितना बचा, 7 करोड़। अब हम लोग हमारी टीम को बोलेंगे, सुनो सुनो, टोटल मटेरियलिटी 10 करोड़ की है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ चीजें तो हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो 3 करोड़ आप उसके लिए छोड़ दीजिए। जो रिड्यूस्ड मटेरियलिटी है, बस पूरे ऑडिट में उसको लेकर काम करिए,
उसको लेकर प्लानिंग करिए, उसको लेकर एग्जीक्यूशन करिए, उसको लेकर देखिए कि हमको क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है। हर जगह उसी को ध्यान में रखकर चलिए, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो हम रेगुलर मटेरियलिटी में से हमेशा कुछ अमाउंट को निकाल देते हैं और उसको अलोकेट कर देते हैं अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के लिए, और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के लिए सिर्फ रिड्यूस्ड पोर्शन रखते हैं। उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और उसके हिसाब से ही चलते हैं। ऐसा करने से हमारी टीम इंश्योर रखेगी कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट 7 करोड़ के अंदर है और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट बराबर 3 करोड़ के अंदर है, और दोनों मिलाकर 10 करोड़ के अंदर है चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मटेरियलिटी रहती है उसका भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलता है, उसका भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलेगा। ठीक है, देखिए 10 करोड़ का 70%, 7 करोड़। और जो एरिया लेवल मटेरियलिटी है, ट्रांजैक्शन बैलेंस जैसे 6 करोड़ है, 6 करोड़ का 70%, 4.2 करोड़। तो अगर आपकी 2 लेवल की मटेरियलिटी है तो दोनों की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकलती है। फिर अगर हम लोग बात करें, देन इफ वी टॉक अबाउट ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी ये स्ट्रैटेजी लेवल पे तय किया जाता है। ऑडिट रिस्क को भी कि भाई 1% ऑडिट रिस्क रखने की, 3%, 5% की, 10%, और मटेरियलिटी लेवल भी स्ट्रैटेजी लेवल पे तय करते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरे ऑडिट प्रोसेस को गवर्न करते, बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर्स में माना जाता है। अगर, ठीक है, हमने ऑडिट रिस्क बहुत कम रखी है 1%, और मटेरियलिटी लेवल भी, छोटी मोटी गलतियां भी नहीं चलेगी, तो हमको रिस्क ऑफ, जब हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको बहुत केयरफुली बहुत सारे एरियाज में रिस्क मार्क करनी पड़ेगी, फर्दर ऑडिट प्रोसेस ज्यादा परफॉर्म करनी पड़ेगी, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को ज्यादा इवेल्युएट करना पड़ेगा, और ओपिनियन में क्वालिफिकेशन ज्यादा डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑडिट रिस्क कम चाहते हैं और हमारी मटेरियलिटी लेवल भी कम है। अगर ऐसा है, ये दोनों फैक्टर्स बहुत गवर्न, ये हम तय करते हैं स्ट्रैटेजी लेवल पर, वी डिसाइडेड। अगर हमने इसको कम हमने तय किया तो हमको एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अब ये रिलेशनशिप है ऐसे 320 में नहीं दी हुई है कि अगर कोई आइटम बहुत मटेरियल है तो क्या होगा। अगर आइटम बहुत मटेरियल है तो ऑडिटर उस पर बहुत मेहनत करेगा, बहुत चेकिंग करेगा, और उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखिए, वहां पे मटेरियलिटी ऑफ द आइटम था, यहाँ पे मटेरियलिटी लेवल है कि कैसे हम मटेरियलिटी लेवल को चेंज करते हैं। अगर मुझे कोई एरिया बहुत रिस्की लगता है, मुझे लगता है मुझे केयरफुल जाना चाहिए, तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उस एरिया की मटेरियलिटी तुम कम करो, वहां पे तुम वहां पे कम करो। अगर मटेरियलिटी ओवरऑल 10 करोड़ है, वहां पे 2 करोड़ की भी गलती को तुमने केयरफुली देखना चाहिए। अगर रिस्क ज्यादा है तो मैं टीम को बोलूंगा मटेरियलिटी लेवल को कम करके चलो, छोटी मोटी गलतियां भी अच्छे देखो। वापस इनवर्स रिलेशनशिप है। 3 बातें यहाँ पे चर्चा की, ऊपर का क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी के 2 आपको ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू में आ सकते हैं। मटेरियलिटी बदल सकती है क्या? डेफिनेटली। ड्यूरिंग द ऑडिट हमको इतनी सारी जानकारी मिलती है, इतना पूरा नॉलेज मिलता है, डेफिनेटली इट कैन चेंज। अगर ऑडिटर ने तय किया कि लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी हम तय कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है हमको ओवरऑल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एरिया वाइज मटेरियलिटी सब बदलना पड़े। कब होता है? न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हमको, नई जानकारी मिली कि बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, कुछ हम लोग खरीद रहे, बेच रहे हैं कोई बिजनेस का पार्ट एस्पेक्ट, तो हो सकता है हमको मटेरियलिटी बदलना पड़े। हमको कुछ नई बातें पता चली है, फ्रॉड के बारे में पता चला है, एरर के बारे में पता चला है, ठीक है, बदलना पड़े। फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही अलग, हमने सोचा था 10 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, 50 के हो गए। नई जानकारी मिलने पर, नई अंडरस्टैंडिंग मिलने पर, और हमको जो हमने जैसा सोचा था फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अलग हो गए। तो जब ये सारी चीजें होती है, वी चेंज द मटेरियलिटी लेवल। डॉक्यूमेंट क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी, ट्रांजैक्शन लेवल मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और उसके क्या रिवीजन है, ये हमको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। अदर कॉन्सेप्ट्स की अगर ऐसे के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट्स है, ऑडिट प्लान। ठीक है, ऑडिट प्लान क्यों करते हैं? ऑडिट प्लान हम लोग इसलिए ताकि हम हमारे रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करें, यूज करके टाइम पे ऑडिट खत्म करें और हाई क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट बनाए। इसमें हम करते क्या है? पहले धंधे को समझते हैं, फिर वो ट्रांजैक्शन की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग सिस्टम को समझते हैं। समझने के बाद तय करते कितना भरोसा करें इंटरनल कंट्रोल्स पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसेस हम तय करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद चर्चाएं करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं और अपनी रिपोर्ट को बनाते हैं।
और मतलब प्लान में ये सारी बातें कवर होनी चाहिए कि धंधा समझेगा कौन, सिस्टम कौन समझेगा, अकाउंटिंग सिस्टम कौन समझेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कौन करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कम्युनिकेशन कौन करेगा, रिपोर्ट कौन बनाएगा, ये प्लानिंग में सब लिखा होना चाहिए। प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस। जितनी बार जानकारी मिलती जाएंगी उतनी बार हम इसको बदलते रहते हैं। पिछले साल का जब ऑडिट खत्म होता है तब से हम सोचते हैं कि अगले साल क्या करेंगे, इस असाइनमेंट तक चलता है, ठीक है। और ऑडिटर ये कंटिन्यूअसली तय करता रहता है कि कैसे इसको बेहतर बेहतर बनाता जाए। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन सी बातें सोचनी चाहिए, भाई लॉ क्या बोलता है, लॉ अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में क्या बोलता है वो हमने समझना चाहिए, और उसके कंप्लायंस के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हमने ऑडिट रिस्क तय करनी चाहिए, मटेरियलिटी तय करनी चाहिए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से क्या वो निकालना चाहिए। एक्सपर्ट मतलब बहुत कॉमन जनरल बात है, इसका चिंता मत करिए। लॉ को ध्यान रखिए, रिस्क का ध्यान रखिए, मटेरियलिटी का ध्यान रखिए। ये रिपीटेशन है जो हम 300 में पढ़कर है, उसका रिपीटेशन है ये देसी थियरी है। अदर कॉन्सेप्ट मतलब ये चीजें ऐसे में नहीं दी हुई है, लेकिन देसी थियरी है। यहाँ पे काफी सारी चीजें रिपीट होगी, चिंता मत करिए, एक मोटा मोटी चीजों को समझिए, दैट विल बी सफिशिएंट। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमारे जो एंगेजमेंट पार्टनर है, की मेंबर्स है, उनको लेना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से प्लान और अच्छा बनेगा। प्लान डिस्कस बनाने के बाद ओवरऑल मोटा मोटी प्लान डिस्कस कर सकते हैं आप मैनेजमेंट से, उनका भी ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व रहेंगे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब उनको भी बहुत सारी बातें हमको देनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, प्लान लिमिटेड डिस्कस करिए, अल्टीमेट प्लान बनाने की, इंप्लीमेंट करने की, ऑडिट करने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना डिटेल शेयर मत करिए कि पूरी प्लानिंग आपकी पता चल जाए और आपको बेवकूफ बनाए, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट गेट अफेक्टेड। इतना बहुत ज्यादा डिटेल शेयर मत करिए, बी केयरफुल। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बातें रही है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि हर एरिया में ऑडिट कैसे करना चाहिए, उसको हम ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। इसको इस तरीके से बनाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले, हर एरिया का ओपन बनाए, ओवरऑल ओपन हम अच्छे से बना पाए। अब ये एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स आ सकता है। उसका शॉर्टकट है ऑडिट प्रोग्राम फॉर ओवरऑल पेस। ए स्टैंड फॉर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम को अगर बनाना है तो धंधे को समझना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना है, अकाउंटिंग सिस्टम को समझना है, फिर आपको इसको बनाना चाहिए। और आपने स्कोप ऑफ वर्क क्या कवर करे, क्या नहीं करे, कैसे करे, फिर ही आपको बनाना चाहिए। तो पहला प्लान, पहला बोल रहे कि उसको बनाओ तो कैसे बनाओ, अरे भैया सोच 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 के बनाओ, ठीक है। असिस्टेंट्स को एनकरेज करें कि भाई एक बार प्लान बन गया, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है ये मिनिमम प्रोग्राम है, आप इसको अल्टर कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें काम की नहीं है, अभी कंपनी में उस तरह की इन्वेंट्री नहीं है, उस तरह के रिसर्च एक्सपेंसेस नहीं है, तो अगर आपको लगता है तो कुछ चीजें आप कम कर सकते हो, कुछ चीजें आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन लॉजिकल होना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज सीनियर के परमिशंस के हिसाब से होना चाहिए। और जब भी कोई बड़ा मामला मिले, सिग्निफिकेंट मैटर, बहुत बड़ी रिस्क, सिस्टम की बहुत बड़ी खामी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब भी कुछ ऐसा मिले, आपने सीनियर से, एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए। सोच समझ के बनाओ, इनकरेज करो लोगों को चेंजेस करने के लिए, और उनको समझाओ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फिर ओवरऑल आपने एक ही ऑडिट प्रोग्राम बना दिया और सभी असाइनमेंट के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हर बिजनेस का नेचर अलग है, सबके सिस्टम्स अलग है, सब कुछ अलग है, तो एक प्लान सबको नहीं लग सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आप ऐसा कर सकते, एक स्टैंडर्ड आपने स्ट्रेटेजी प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसको आपको बदलना पड़ेगा बिजनेस सिस्टम्स और स्कोप के हिसाब से, करेक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्लान बहुत ही यूजलेस बन जाएगा, बगैर काम की चीजें आप चेक करोगे, काम की चीजें छूट जाएगी। पीरियोडिक रिव्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन था, रेगुलर बेसिस पे प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान को लेकर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए इसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है क्या। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका प्लान निग्लिजेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी, ठीक है, और आपको निग्लिजेंस के लिए पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे एक ब्रांच है जिसमें अभी पहले वो लोग रियल एस्टेट व्हीकल फाइनेंस करते हैं, अब रियल एस्टेट फाइनेंस में चले गए आप, लेकिन व्हीकल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चेकिंग कर रहे हैं, इसको निग्लिजेंस माना जाएगा। इसीलिए प्लान को अच्छा रखने के लिए उसको रेगुलर बेस पे आपने रिव्यू करके बदलना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, बदलना अच्छी बात है, पहले भी बोला हुआ था, लेकिन सीनियर्स को बताकर परमिशन लेकर आपने फिर उसको बदलना चाहिए कि भाई बदलाव हो तो सही बदलाव हो। फिर असर्शंस को लेकर, भाई ऑडिट एविडेंस वो चीज है जो प्रूव डिस्प्रूव करती है असर्शंस को। असर्शंस को चेक करने के लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए, और एविडेंस ऐसा हो जो बहुत बहुत ही रिलायबल और रिलेवेंट हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता हो कि यार हाँ, मैं इसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ।
इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, हम ऐसे 500 में पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, वही आप लिख दो, यहाँ पे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि आप प्रोग्राम बनाते वक्त बेस्ट एविडेंस क्या है हर असर्शन के लिए वो ध्यान में रखिए। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आपका अगर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास रखे तो बैंक अपने लेटर हेड पे साइन सिग्नेचर के साथ में दे कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है पूरी डिटेल के साथ, दैट इज द बेस्ट एविडेंस। डेटर के लिए कई एविडेंस हो सकते हैं, लेजर का बैलेंस एक एविडेंस है, लेजर के अंदर बड़ी बड़ी एंट्रीज के डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है, सब्सिक्वेंट रिकवरी एक एविडेंस है, कंफर्मेशन एक एविडेंस है। कंफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एविडेंसेस। कुछ एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, बाकी एविडेंस को बोलते हैं कोरैबोरेटिव एविडेंस। कुछ कुछ एविडेंस पे सिग्नेचर स्टैम्प्स होती है, लोग कंफर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक एविडेंस की अगर यूटिलिटी वैल्यू अगर बढ़ाती कोई चीज तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो आपने प्रोग्राम बनाते वक्त हर असर्शन का बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा, कैश इन हैंड के लिए कैश काउंट इज द बेस्ट एविडेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, देखो इसमें से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करा दूंगा। जो आपको स्कोप मिला है कवर करने का, जो आपका टाइम लिमिट है, उसमें ध्यान में रख के प्लान बनाओ। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर वाली सारी चीजें आपने कवर करनी चाहिए। एविडेंस जो आपका है बेस्ट एविडेंस आपने कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने कोऑर्डिनेट करना चाहिए इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर सबसे, टीम से, ताकि काम स्मूथली चले, रिपीटिव काम ना हो, और वही स्टेप्स एंड प्रोसेस लगाए जो ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है। बगैर काम की चीजें डेफिनेटली मत करिए, स्पेक्स करके शॉर्टकट है। एविडेंस वापस वही बात बोल रहे हैं, प्रूफ डिस्प्रूव करता है, बेस्ट एविडेंस होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल्स की तो क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं। पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, वो हम देखते हैं क्या प्राइस पे मांग रहा है, प्राइस लिस्ट से चेक करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास इन्वेंट्री है क्या, करेक्ट। उसके बाद में हम लोग ऑथराइजेशन देते हैं, अप्रूवल देते हैं। फिर इन्वेंट्री फिर डिस्पैच होती है, तो वहां पे फॉरवर्डिंग और डिलीवरी में वो बनता है, इन्वेंट्री में रजिस्टर में एंट्री होती है, सामने से एक्नॉलेजमेंट साइन करके मिलता है, फिर हम इनवॉइस भेजते हैं उसको और उससे पैसा कलेक्ट करते हैं। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हमको चाहिए, सब प्लान प्रोग्राम में लिखा होना चाहिए। देखिए मैं इसमें से अगर बोलूँ तो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड, मुझे लगता है कि उसमें से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस मुझे लगता है आखिरी वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लास्ट थिंग, प्लानिंग के एडवांटेज एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल फ्लो में के अंदर दिया हुआ है। प्लानिंग के, अगर आप प्लानिंग अच्छी करते हो आपको समझ में आता है क्या काम करना है, कौन से किस तरह के असिस्टेंट होने चाहिए, कौन से किस तरह के असिस्टेंट होने चाहिए, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट अच्छे से हो जाता है। फिर अगर अच्छे से प्लानिंग है तो प्रोग्राम आपके बने तो असिस्टेंट को बना बनाया पूरा प्लान मिल जाता है कि भाई ऑडिट कैसे करना है, सिलेक्शन में मदद मिलती है, सिलेक्शन के बाद में अगर अच्छा प्लान है उनको ऑडिट करने में मदद मिलती है, ओवरलुकिंग नहीं होती, चीजें छूटती नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज पे अच्छे से ध्यान देते हैं, टाइमली बेसिस पे हमको पता है कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो क्या एक्शन लिखना हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, टाइमली बेसिस पे एक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट्स ओवरलुकिंग नहीं करते, असिस्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज पे प्रॉपर समय देते हैं, टाइमली बेसिस पे एक्शन ले पाते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है बाकी ऑडिटर्स के साथ में, बाकी लोगों के साथ में, और प्लान बनाए तो हम मैनेजर को पता होता है कि हम स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगले साल बहुत काम आता है और कोई हमको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता। ऑडिट प्लान के कोई डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं अगर हम ऑडिट प्लान बनाए और स्ट्रिक्टली बोले बस ऐसा ही चलना है, बहुत ज्यादा दबाव डाल दे, अगर लोगों को हम ऑडिट प्लान समझा नहीं रहे, इट विल बिकम मैकेनिकल, बिना समझ के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बस पढ़ रहे और कर रहे, क्यों कर रहे, क्या कर रहे, ओवरऑल पिक्चर कभी कभी प्लान बनाकर देते हैं लोग लेकिन समझाते नहीं है तो चीजें मैकेनिकल हो जाती है। जो इनएफिशिएंट लोग है वो रिजिड, ऐसा मतलब ऐसा, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं, सिचुएशन बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इनएफिशिएंट असिस्टेंट जिनको काम नहीं करना है, काम चोरी करनी है, उनको लोग मजा लेते हैं, इतना बोला है ना इतना करेंगे। जो बेचारे अच्छे हैं, जो डीप डीप सोचते हैं, जो सारी चीजें कवर करने को जाते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं, अच्छा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उनको दिक्कतें हो जाती है यहाँ पे। ऑडिट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करिए, देखिए आपकी टीम होगी तो काम को सोच समझ के डेलीगेट करिए, उनको डायरेक्शन दीजिए, समझाइए, सुपरविजन करिए, रिव्यू करिए, ऐसे 220 के अंदर ये बातें लिखी हुई है, इससे क्वालिटी बरकरार होंगी। दूसरे लोगों से हम डील करते हैं, दूसरे ऑडिटर से, तो अगर आप इंटरनल अदर ऑडिटर से, ब्रांच ऑडिटर से डील कर रहे हैं ऐसे 600 लगाइए, इंटरनल ऑडिटर से डील करें 610 लगाइए, एक्सपर्ट से डील करें 620 दिलाए। इनसे डील करते हमेशा देखिए कि इनका काम हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं है।